हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच स्टेट रिटायर्ड बॉम्बे हाई कोर्ट जज जस्टिस वीएम कैनेडे हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लोकायुक्त। नए लोकायुक्त के रूप में वीएम कैनेडे को किस स्टेट में नियुक्ति दी गई है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने, यानी वहां के राज्यपाल ने इनको नियुक्त किया है लोकायुक्त के रूप में, नए लोकायुक्त के रूप में। देखिए, लोकायुक्त आपको पता होना चाहिए, लोकायुक्त क्या है? एक तरीके से किसी भी स्टेट के लिए एक इंस्टीट्यूशन है, एक बॉडी है या एक हेड है जो क्या करता है, उस स्टेट के लोगों की जो शिकायतें होती हैं भ्रष्टाचार को लेकर, करप्शन को लेकर, वो डायरेक्टली क्या है, लोकायुक्त को की जा सकती है। और लोकायुक्त क्या करता है, उसमें विदाउट डिले, मतलब उनकी पूरी कोशिश रहती है कि उस भ्रष्टाचार संबंधी जो भी शिकायत की गई उसका निवारण तुरंत से तुरंत किया जाए। राइट। इसी के टर्म में मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र जो है वो क्या है, पहला स्टेट रहा है जिसने इस लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन को लागू किया था, लोकायुक्त एक्ट को पास करके। 1971 में इन्होंने लोकायुक्त एक्ट को पास किया था और लोकायुक्त को लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला स्टेट बना था। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि सेंट्रल पोजीशन पे जो लोकपाल जैसा काम जो करने वाला बॉडी होती है या जो इंस्टीट्यूशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लोकपाल। इंडिया के पहले लोकपाल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। वहां इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। क्या नाम है? पिनाकी चंद्र घोष जी, ये आपको पता होना चाहिए। राइट। तो ये इंडिया के पहले लोकायुक्त हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और इनकी नियुक्ति जो की गई थी वो 23 मार्च 2019 को की गई थी। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये जरूर आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि 2011 में अन्ना हजारे के थ्रू एक तरीके से जन लोकपाल आंदोलन चला था और उसी के तहत 2013 में लोकपाल बिल पास हुआ था, लेकिन उसको लागू जो किया जा सका या इंडिया को जो पहला लोकपाल मिल पाया वो 2019 में मिल पाया। राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लें, लोकायुक्त और लोकपाल के टर्म में। तो मैंने आपको जैसे बताया कि लोकायुक्त को लागू करने वाला पहला जो स्टेट रहा है वो कौन सा रहा है? महाराष्ट्र रहा है। उसके बाद बहुत सारे स्टेट ने लोकायुक्त एक्ट को पास किया और इसको लागू किया। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर समझ लें, पढ़ लें डिटेल में। थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, लोकायुक्त जो होता है वो एक बार अपॉइंट हो जाता है तो उसको आप क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर या डिसमिस नहीं कर सकते हैं। वो क्या करेगा? अपने कार्यकाल में पूरा काम करेगा। क्योंकि क्या होता है कि वो भ्रष्टाचार से रिलेटेड चीजें हैं और भ्रष्टाचार में फिर क्या होता है कि अगर आप उस चीज को उस बॉडी को डिसमिस करेंगे या ट्रांसफर करेंगे तो क्या होता है, फिर वो सुनवाई में दिक्कत होती है। राइट। तो इसके पीछे लॉजिक ये है। तो इन सारी चीजों को याद कर लें, ये पॉइंट्स हैं, इनको आप लोकपाल के टर्म में जितना पढ़ पाए उतना ही अच्छा है। ये जरूर पूछा जाता है छोटे छोटे एग्जाम्स में या बड़े एग्जाम में, या इसके डिटेल में जरूर क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। How much amount has been approved by the World Bank for a long-term dam safety program and improving the safety and performance of existing dams across various states of India? Right? तो विश्व बैंक ने यहाँ पे एक अनुदान रखा है, मतलब कि एक अमाउंट घोषित किया है और वो अमाउंट घोषित किया है कितने का? यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, आंसर है $250 मिलियन का। जी, ये अमाउंट जो घोषित किया गया है भारत के राज्यों में, जितने भी राज्य हैं वहाँ, उन राज्यों में जितने भी डैम्स हैं या जिन राज्यों में टोटल जितने डैम्स हैं, उन डैम्स के रखरखाव या उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने ये राशि रखी है। क्योंकि देखिए, अगर भारत देश की बात की जाए तो भारत क्या है, एक पॉपुलेटेड कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ऊर्जा के संसाधनों की मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर अब ऊर्जा एक ऐसी चीज है, एनर्जी एक ऐसी चीज है जैसे बहुत सारी चीजें रिलेटेड हैं, इंडस्ट्रीज रिलेटेड हैं या डेली लाइफ भी रिलेटेड है, तो डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इस चीज को वर्ल्ड बैंक ने एक तरीके से बढ़ावा देने के लिए या जितने भी डैम्स हैं उनको, उनके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए ये राशि दी है। आपको जितने भी डैम्स के टर्म में है, स्ट्रेटेजी के टर्म में ये भी याद कर लेना चाहिए, कौन सा डैम ज़्यादा काम कर रहा है या कौन सा नया इस्टेब्लिश्ड डैम है, या हर एक डैम की पावर प्रोडक्शन कितनी क्षमता है। ये सारी चीज़ें इनके एस्पेक्ट में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया का पहला जो डैम रहा है वो क्या है? भाखड़ा नागल डैम रहा है और उसी के टर्म में इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि जो डैम्स हैं वो क्या हैं, मॉडर्न इंडिया के क्या हैं, टेम्पल्स हैं। राइट। क्यों ऐसा बोला? बिकॉज अगर आप इसको देखिए, डैम्स क्या होते हैं? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं।
मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, बिकॉज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के तहत अगर देखा जाए तो ये डैम्स क्या करते हैं, इनसे कैनल्स निकलती हैं, कैनल्स के थ्रू क्या होता है, इरिगेशन होता है। और यहाँ पे आपको पता है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तो लगता है जिससे बिजली पैदा की जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी से ही क्या होता है कि इंडस्ट्रीज चलती हैं, राइट। तो ये सारी क्या है, एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। तो ये एक तरीके का क्या हो जाता है, मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट हो जाता है, जो अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके एस्पेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं छोटे छोटे, आप डिटेल में डैम्स के टर्म में जरूर पढ़ लिया करें, राइट। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रवि कुमार दहिया bagged the silver medal in Tokyo Olympic. In which event he got this medal? रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक जीता है। ये आपको याद हो जाना चाहिए, राइट। तो इन्होंने किस प्रतिस्पर्धा में जीता है? जी आपको आंसर पता होगा अगर आप ओलंपिक में इंटरेस्ट ले रहे हैं जी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? रेसलिंग यानी कुश्ती जी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो रवि कुमार दहिया हैं, इन्होंने 57 kg की फ्री स्टाइल कैटेगरी में ये रजत पदक जीता है। और बेसिकली जो ROC है यानी रशियन ओलंपिक कमेटी है, उनकी तरफ से जो जावियर ओगेव हैं, उन्होंने इनको हराया था, राइट। तो अभी अगर मेडल के तौर पे देखा जाए तो अभी क्या है कि ये इंडिया का 5th मेडल है टोक्यो ओलंपिक में, राइट। और सिल्वर मेडल के टर्म में देखा जाए तो अभी क्या है, इसको 2 ही सिल्वर मेडल मिले हैं। तो अपने आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े रहिए ओलंपिक से। जितने भी अपडेट्स आपको मिल रहे हैं, जितना आप याद कर पाएँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली वो आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Who has become the first woman to be appointed as the Director of Geological Survey of India, JSI? तो करेक्ट आंसर बता रहा हूं आपको फटाफट। करेक्ट आंसर यहाँ पे धृति बनर्जी जी। धृति बनर्जी को यहाँ पे डायरेक्टर के रूप में रखा गया है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये फर्स्ट वुमेन है जिन्हें ये पद दिया गया है, राइट। देखिए यहाँ पे अगर हम ZSI की बात करें तो ZSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली क्या है, एक इंडिया का प्रीमियर टैक्सोनॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। और इन्होंने अब तक मतलब बहुत सारे पब्लिकेशंस किए हैं, और इनके पब्लिकेशंस में जितने भी मतलब ऑर्गेनिज्म्स हैं, ऑर्गेनिज्म से लेके एनिमल, और वो सारे एनिमल्स चाहे वो प्रोटोजोआ हो, प्रोटोजोआन से लेके चाहे मैमेलिया, मतलब इन सारी कैटेगरीज से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारी पब्लिकेशंस की हैं। और इन कैटेगरीज में मतलब कि प्रोटोजोआ से मैमेलिया कैटेगरी तक में जितनी भी इन्होंने इंफॉर्मेशंस दी हैं, जितनी भी पब्लिकेशंस इन्होंने निकाली हैं, वो सारी की सारी पब्लिकेशंस एक तरीके से स्टूडेंट्स के लिए और रिसर्चर्स के लिए वरदान साबित हुए हैं, राइट। तो अपने आप में ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत बड़ा रोल है एक तरीके से बायोलॉजिकल रिसर्च में। खासतौर पर ये जो कैटेगरी है एनिमल्स की, उनके टैक्सोनॉमी के टर्म में जो रिसर्च इनकी होती रहती, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर याद कर लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पद्मश्री अवॉर्डी पद्मा सचदेवा हैज पास्ड अवे, शी वाज अ फेमस, वो क्या थी? मतलब पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पद्मा सचदेव का निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कवित्री जी। वो कवित्री थी, और किस लैंग्वेज की थी? वो थी डोगरी लैंग्वेज की कवित्री थी। डोगरी लैंग्वेज में आपको बता दूं बेसिकली जो है वो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। और इसको आप ऐसे भी समझ लें कि इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं, जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज हैं, 22 भाषाएं हैं, उनमें से एक है, राइट। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसको थोड़ा से जीके के टर्म में देखें तो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। इनका जो मतलब रचना रही है, वो रचना रही है मेरी कविता मेरे गीत। क्या है? मेरी कविता मेरे गीत, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, मेरी कविता मेरे गीत जी। ये इनका क्या है, एक तरीके से पोएट्री रही है, जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। कब मिला है? 1971 में। ये भी आप याद कर लीजिए, 1971 में। और पद्मश्री इनको जो मिला हुआ है वो 2001 में मिला हुआ है, राइट। तो ये दोनों डेट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, और इनकी मेरी कविता मेरे गीत भी इंपॉर्टेंट है, जिसके टर्म में क्वेश्चन बन सकता है। और ये डेथ के टर्म में तो यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें। दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के उसकी नोट्स बनाना चाह रहे हैं, खुद से क्वेश्चंस बनाना चाह रहे हैं, तो आप हमारी साइट पे जाइए। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिफरेंट फील्ड्स में दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ रहती है वो दिए जाते हैं, ताकि आपको ज़्यादा न्यूज़ पढ़ने में मेहनत ना करनी पड़े।
ऑलरेडी हम क्या करते हैं वहाँ पे फिल्टर करके या जो अच्छे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको आपके लिए पढ़ने के लिए दे देते हैं। तो आप वहाँ जाके उनको रीड कर सकते हैं, खुद से नोट्स बना सकते हैं और खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं। साथ में अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे भी अपडेट्स पाने के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।